नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एकेटीयू काउंसलिंग के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लगता है, तो आप लोगों को वेल इन टाइम बता देता हूं, जिससे आप लोग टाइम से ही अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो। देखो यार, जेई मेन का भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जैसे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो काउंसलिंग वाला फेज ही स्टार्ट होता है। तो ये काउंसलिंग वाला फेज अगर आपका सही से हो गया, तो ही आप सही जगह कॉलेज में एडमिट हो पाओगे। अदरवाइज गलत कॉलेज मिल गया तो फिर आपको पूरे 4 साल झेलना पड़ेगा। तो आपको सही कॉलेज कैसे मिलेगा? करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग परफेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। और दूसरा, जो आपको एकेटीयू में डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आपके पास टाइम है, टाइम रहते आप लोग इनको बनवा सकते हो। तो आपको कोई ज्यादा भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपका काउंसलिंग वाला जो सेशन है वो एकदम परफेक्ट चलता रहेगा। देखो, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। अब ये अलॉटमेंट लेटर कहाँ से आएगा? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी एकेटीयू में, तब ये अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा। एकेटीयू काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस पूरा एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसमें क्या करना है, फ्रीज फ्लोट एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इसमें स्टिक रहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको एकेटीयू में। इसके बाद बात आती है 10th का सर्टिफिकेट। देखो, जो 10th की सर्टिफिकेट होती है उससे आपकी डीओबी मैच करी जाती है। जो भी आपने अपने एडमिट कार्ड में या जो भी एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम डीओबी डाली थी, तो उसको वेरीफाई करा जाता है 10th के सर्टिफिकेट से ही। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, 10th की सर्टिफिकेट में जो आपका नाम लिखा है वही सेम आपका आधार कार्ड में भी नाम होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में नाम दूसरा है, या आपको लग रहा है कि आपकी 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है वो गलत है और आधार कार्ड वाला सही है, तो 10th सर्टिफिकेट वाले को अब सही मान लो, आधार कार्ड को अपडेट करवा के 10th सर्टिफिकेट के जैसा बनवा लो। मतलब क्या है कि 10th सर्टिफिकेट जो है वो आपका बेस है, उसी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट अपने अपडेट कर लो। तो आधार कार्ड को अपडेट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ है आपके कि 10th सर्टिफिकेट में नाम दूसरा है, आधार कार्ड में नाम दूसरा है, तो आधार कार्ड को अपडेट करवा के 10th सर्टिफिकेट जैसा करवा लो। क्योंकि 10th सर्टिफिकेट को अपडेट करवाने में बहुत टाइम लगेगा, आधार कार्ड इजी अपडेट हो जाता है। ये जो 10th सर्टिफिकेट है ये आपकी डीओबी मैच करने के लिए काम आएगी। यहाँ से आपकी डीओबी वेरीफाई होगी। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े हैं उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं। कॉमनली कॉलेजेस में आपने खूब सुना होगा, टीसी कटवा लो। ये वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। तो ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। 12th की मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट से ये वेरीफाई होगा कि जो आपने मार्क्स फिल करे थे वो आपके मार्क्स आपने सही फिल करे थे या गलत डमी आपने दे दिया था डेटा। ये 12th की मार्कशीट भी चाहिए आपको। अब बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड से 12th किया है। जो बच्चे सीबीएसई या अदर बोर्ड से करके आए उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है। यूपी बोर्ड वालों को टीसी देना है। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट, देखो एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनता है। ये कहां से बनता है? एकदम सिंपल फॉर्मूला है बनाने का। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है पुरानी पिछले साल की, वो देख सकते हो। नहीं तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन बनता है ये, कहीं नहीं जाना है आपको। पूरा पूरा लिंक वगैरह सब दूंगा, उससे आपको बस 5-10 मिनट के अंदर अंदर जनरेट हो जाएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आप आराम से जनरेट कर सकते हो इसको। वैलिड आईडी प्रूफ, प्रेफरेबली क्या है कि सबके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आज के जमाने में। तो आधार कार्ड को ही वैलिड आईडी प्रूफ बना लो। इससे क्या होगा, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आधार कार्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी नहीं होगा कि आधार कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पैन कार्ड को भी मैं बोल सकता हूँ कि पैन कार्ड अगर आपके पास है तो रखो। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे, मोस्टली आप लोग क्या है कि बिलो 18 हो, मोस्टली बच्चे बिलो 18 है। तो बहुत कम बच्चों के पास पैन कार्ड होगा, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होगा। तो वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ही रखो। एफिडेविट फॉर गैप ईयर स्टूडेंट्स, अगर आपका 12th के बाद गैप है तो आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये बनेगा कहाँ से? ये कचहरी से बनता है, जिसको तहसील भी बोलते हैं कहीं कहीं। अगर आपका 1 साल का गैप है तो 1 साल मेंशन करवाना, 2 साल का गैप है तो 2 साल मेंशन करवाना। जब ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना तो उसमें क्लियर मेंशन करवाना कि आपका कितने साल का गैप है। जैसे ही जाओगे तहसील, वकील आपसे 150 रुपए लेगा। एकदम इजी बन जाता है, इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से बन जाता है।
कलर फोटोग्राफ्स रख लो। ये प्रेफरेबली वही फोटोग्राफ्स रखना जो आपने अपने जेई का जो फॉर्म फिल किया था ना, उसमें जो फोटोग्राफ्स लगाई थी वो वाली फोटोग्राफ रखना, क्योंकि इनको काउंसलिंग के टाइम अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, तो आपकी फोटो मैच होगी आराम से। याद करो जब फॉर्म आया था मैंने बताया था कि इसकी नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा बनवा लो फोटो की, सो दैट कि आपके काउंसलिंग में आगे काम आएंगी। एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड अभी फेंकना नहीं है। एडमिट कार्ड को तब तक संभाल के रखना है जब तक आप कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर जाओगे। ये मत सोचना कि काउंसलिंग कंप्लीट हो गई तब भी फेंक दो, नहीं। जब तक आप कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं कर लेते हो तब तक एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड को नहीं फेंकना है। ये हो गए बेसिक डॉक्यूमेंट। अब आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा विथ फॉर्मेट कि जो AKTU फॉर्मेट रिलीज करता है कि किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट ये बनने चाहिए, वो आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। ये AKTU का ऑफिशियल फॉर्मेट है जो इन्होंने रिलीज किया था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, कहां से बनेगा? आपकी कॉलेज से बनेगा। ठीक, आपको अपने कॉलेज से बनवाना है। लास्ट कॉलेज जहां से आपने 12th किया उस कॉलेज से आपको आपके प्रिंसिपल साहब बना के देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। बाकी आप लोग ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट देख लो फॉर्मेट क्या है। जिसको भी ये फॉर्मेट चाहिए होगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सीधा क्या करना है, मेरी टीम से रीच आउट करके व्हाट्सएप करो, आपको व्हाट्सएप पे ये फॉर्मेट मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। इसकी एज सच कोई ये डेट नहीं होती कि आपको कब बनवाना है, कितने दिन पहले बना होना चाहिए, कितने दिन बाद में बना होना चाहिए। जिसमें डेट की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको डेट बताऊंगा कि ये कब का बना होना चाहिए, क्या बना होना चाहिए। जो अगला आता है वो आता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। देखो SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग है, OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग है। तो ये SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसमें भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती कि कितने दिन पहले का बना होना चाहिए, कितने दिन बाद का बना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक बार SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बन गया तो वो चेंज नहीं होती है, वो तो कंटिन्यू चलती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास पुराना है तो भी लगा दो, बट अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो उसको अपडेट करवा लो, न्यू बनवा लो। क्योंकि क्या होता है, पता चला आपका 5-7 साल पुराना है, मान लो आपने कहीं 8th 10th में बनवा लिया था, अभी आप 12th कर चुके तो 4-5 साल पुराना तो हो ही गया और उसका फॉर्मेट पुराना हो गया हो, तो फिर आपको काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होगी। फॉर्मेट मैंने आपको आपके सामने दे दिया है, आप इससे बनवा सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि ये SC ST सर्टिफिकेट है तो आपको ये यूपी गवर्नमेंट का बनवाना है। आप अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आप उसको अभी दरकिनार करो, यूपी गवर्नमेंट का बनवा लो। वो रीजन क्यों बता रहा हूं, ऐसा वैसे बहुत कम है लेकिन चांसेस हैं होने की कि पता चले आप यूपी गवर्नमेंट के अंडर SC ST ना आते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप SC ST कंसीडर करे जाते हो, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट की। ये AKTU जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट से ही लगाने हैं। इसलिए ये जो SC ST सर्टिफिकेट आएगा ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करेगी। ये कहाँ से बनेगा? आपका जिला मजिस्ट्रेट से बनेगा, बेसिकली तहसील जिसको बोलते हैं। लोग बनवाते हैं ना वकीलों से कि मेरा जात प्रमाण पत्र बनवा दो, मेरा निवास बना दो, तो ये जाति प्रमाण पत्र ही है। ये SC ST के लिए जात प्रमाण पत्र है, फॉर्मेट आपके सामने ये दिया हुआ है। अगला जो आता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC। अब ये OBC के लिए आ गया। OBC का फॉर्मेट भी मैं आपको ये दे रहा हूं, इसमें लिखा है इसी फॉर्मेट में बनेगा। ये भी आपको ध्यान देना है, ये यूपी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट का। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास यूपी गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि OBC में ऐसा है कि आप सेंट्रल में OBC हो लेकिन स्टेट में OBC नहीं हो, स्टेट में OBC हो लेकिन सेंट्रल में OBC नहीं हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जातियों के साथ में, तो आप लोगों को ये बनवाना है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो 1 अप्रैल निकल चुकी है, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपसे 1 अप्रैल के बाद के ही मांगे जाएंगे। तो अभी आप अप्लाई कर दो, आराम से बनवा सकते हो, ये आपका वैलिड रहेगा, पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देगा। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। ये भी कहाँ से बनेगा? तहसील से ही बनेगा। हर एक चीज आपको बता रहा हूं कि कहाँ से बनवाना है, कब बनवाना है, किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है। तो इन चीजों को ध्यान देना, बाद में मत बोलना कि भैया मुझे तो पता नहीं चला और मेरा अभी ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, अब मैं क्या करूं।
तो उस चीज को बेसिकली ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको, ठीक है। अगला आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं कौन सा है। ये आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों होती है, एकेटीयू की काउंसलिंग में निवास प्रमाण पत्र चाहिए क्यों, उसका रीजन बता देता हूं। देखो एकेटीयू में क्या होता है, 85% जो सीट होती हैं वो स्टेट कोटा की सीट होती हैं, और जो 15% सीट होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे इन 15% सीट्स में ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। बट ये जो 85% सीट है, ये 85% सीट सिर्फ यूपी के बच्चों से ही भरी जाएंगी। तो अब अगर यहाँ पे होम स्टेट कोटा लग रहा है, होम स्टेट लग रहा है ये, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तभी तो आपका ये कंफर्म होगा कि आप डोमिसाइल हो कि नहीं हो, ठीक है। इसके लिए एक और चीज है, देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने नोट, प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माता पिता का बना होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है, परंतु उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल स्थायी निवासी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर समझाता हूं तो आप लोग समझ पाओगे। देखो डोमिसाइल तो मैंने बता दिया क्यों जरूरी है। अब डोमिसाइल की एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे आपने 10th और 12th यूपी से कर रखा है अगर, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है, ये समझिए आप। अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से कर रखा है, ठीक, अगर आपने 10th और 12th बाहर से कर रखा है अदर देन यूपी से, तो आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल लगेगा, पेरेंट्स का। अगर आपके पेरेंट्स यूपी के निवासी हैं और आपने 10th और 12th दोनों बाहर से कर रखा है, तो भी आपको होम स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी, मतलब होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन बच्चों ने 10th 12th बाहर से कर रखा है और वो होम स्टेट कोटा का फायदा लेना चाह रहे हैं, उनको बनवाना है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप यूपी से ही आपने कर रखा है 10th 12th दोनों, ठीक है, फिर भी आप डोमिसाइल बनवा लो। डोमिसाइल क्या, कोई भी सर्टिफिकेट अब जो भी लगेगा इस काउंसलिंग में, वो 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए। 1 अप्रैल निकल चुकी है, अब आपके जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा के रखोगे सारे के सारे सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग चाहो तो इसको आप बनवा सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए, ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र की बात हो गई। अगला जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा देता हूं भी, अगला सर्टिफिकेट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आपको सीट मिल जाएगी, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, तो आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये मेडिकल का फॉर्मेट है। अब इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट डॉक्टर ही होना चाहिए, डॉक्टर एमबीबीएस हो, प्राइवेट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर से भी आप इसको बनवा सकते हो। बट आपको क्या करना है, उस डॉक्टर का स्टैंप जरूर लगवाना है इसके ऊपर। अगर वो प्राइवेट डॉक्टर है तो उसके पास स्टैंप जरूर होगा, लेकिन जनरली लगाते नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा रहे हो तो वो अपने आप जैसे ही साइन मारेगा उसके नीचे अपना स्टैंप मार देगा सेम टाइम। लेकिन अगर आप प्राइवेट डॉक्टर से बनवा रहे हो तो उसको बोल दो कि सर आप अपना स्टाम्प लगा दो। स्टाम्प में क्या होता है कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये कंफर्म हो जाता है कि ये आपने फर्जी नहीं बनवाया है, मतलब एक एमबीबीएस होल्डर से ही बनवाया है, क्योंकि सारा डेटा रखा है गवर्नमेंट के पास, बस वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही बता देता है कि ये डॉक्टर फर्जी है कि ओरिजिनल है, ठीक है। तो जब भी अगर आप प्राइवेट डॉक्टर से बनवा रहे हो इसको, तो उनको ये पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर लेना कि सर आप प्लीज इसमें आप अपना स्टैंप लगा दीजिए, और बाकी ये वैलिड रहेगा। फॉर्मेट आपके सामने देखो, क्लियर कर दे रहा हूँ बोर्ड, ये देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है। आपको नहीं मिलता है तो आप टीम से रीच आउट करके फॉर्मेट भी ले सकते हो। लेकिन जब आप ज्वाइन करने जाओगे सीट, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट चाहिए होगा। एक ये अंडरटेकिंग होता है, ये अंडरटेकिंग आपका और आपके गार्जियन का है, इसमें कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सेम, बस यही कॉपी पेस्ट करके साइन करके ले जाना है, और इसमें कुछ नहीं है, कहीं से बनवाने नहीं जाना है आपको, ये आपका अंडरटेकिंग लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट आ गया, इनकम सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में बनेगा, इसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बनवाते हैं ना आय प्रमाण पत्र, इसी को बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे आय प्रमाण पत्र को और ईडब्ल्यूएस को कंफ्यूज मत होना, आय प्रमाण पत्र चीज दूसरी है, ईडब्ल्यूएस चीज दूसरी है।
जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो सारे बच्चे बनवा सकते हैं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। जब आप ये आय प्रमाण पत्र बनवा लोगे तभी आप स्कॉलर के लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। अगर आपकी आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा। और स्कॉलर कितना मिलता है, किस बच्चों को मिलता है? अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के हो तो आपकी सारी इनकम 2 लाख से नीचे होनी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कोटे से आते हो तो आपकी पूरी एनुअल इनकम 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। ठीक, अगर ये एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपको स्कॉलर मिलेगा एकेटीयू के अंडर। अगर आप ये एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा। और ये स्कॉलर के लिए ही ये इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना इनकम सर्टिफिकेट रखा है तो वो नहीं चलेगा, आपको 1 अप्रैल के बाद का चाहिए। 1 अप्रैल निकल चुकी है, अभी बनवा लो। इसमें क्या लिखा है? अभ्यर्थी ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के पश्चात का बना हुआ होना आवश्यक है। जितने भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे वो सारे के सारे 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आराम से काउंसलिंग हो जाएगी। अगला ये आया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इस फॉर्मेट में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको इस फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस को बनवाना है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मेट, और ये भी 1 अप्रैल 2025 चल रहा है ना, तो 1 अप्रैल के बाद का बनवा के रख लो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, काउंसलिंग हो जाएगी। और ये जो इस साल चलेगा ना, मतलब 2025, इसमें जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो इसी से आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, अगर आपका स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे तो। मतलब ये पूरा एकेडमिक ईयर 2025 या एनुअल ईयर 2025 के लिए पूरा वैलिड है। 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। पीछे वाले सर्टिफिकेट में आपको इनकम सर्टिफिकेट में भी मैं बताना भूल गया, हालांकि इनकम सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती ही नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन वो भी, ये जितने भी सर्टिफिकेट बता रहा हूं मैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए सारे स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट तो करने जा रहे हो, तो मैं इसमें बेसिकली आपको टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ, कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट हैं। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, सबका नाम लिख पाना मुश्किल है। आपके लिए आपकी रैंक पे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा उसको जानने के लिए आप मेरी करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करो, और फटाफट जानो, अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवाओ। हम लोग आपकी पूरी काउंसलिंग करवा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। और एक्सपर्ट की सुपरविजन में आपको एक्सपर्टाइज काउंसलिंग मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ये हैं आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, एआईटीएच कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही, नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, और आरईसीज में कुछ न्यू आरईसी हैं और कुछ ओल्ड आरईसी हैं। तो जो ओल्ड आरईसी हैं वो ज्यादा डिमांडिंग रहती हैं, इनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ओल्ड आरईसी कितने तक मिलेंगी, बाकी ये जो कॉलेजेस लिखे हैं इनकी पूरी की पूरी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको मिलेगी सीट कि नहीं मिलेगी। और फाइनली मिलना सीट या नहीं मिलना किस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग करी जा रही है। तो अगर आप अच्छे से काउंसलिंग कर लोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं पता चले आपको उसी रैंक पे दूसरा अच्छा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन आपने सही से काउंसलिंग करी नहीं और आपका वो कॉलेज छूट गया। ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि काफी डिमांडिंग रहते हैं और अच्छे कॉलेज हैं। इनमें भी मैं मोस्टली को रिव्यू कर रहा हूँ धीरे धीरे, कुछ कुछ का रिव्यू आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। जीएल बजाज हो गया, एब्स हो गया, गलकोटियाज हो गए, जेएसएस नोएडा हो गया, आईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एकेजीईसी, केआईटी गाजियाबाद, ये वो प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में गाजियाबाद साइड के हैं, जो अपनी वैल्यू रखते हैं। इस हिसाब से आप देखोगे तो पीएसआईटी कानपुर आ जाएगा, कानपुर के साइड का एरिया। तो ये बेसिकली क्या है, जो एकेटीयू के अंडर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू मैं कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा डिटेल दे रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, टीम के साथ जुड़े रहोगे, तो आपको सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी अपडेट ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे कि आप लोगों को परेशानी हो या कोई इशू हो, ठीक है।
तो ये प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जो कि AKTU में पार्टिसिपेट करते हैं और ये डिमांडिंग भी रहते हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया यहाँ पे। बाकी तो वैसे बतेरे कॉलेज हैं, कई यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, सबका नाम लिख पाना मुश्किल था। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए थे। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये पूरी का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग प्रोसेस आपको कैसे करना है। आप कर पाओ अगर तो अपने आप से कर लेना, ना कर पाओ तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोगों से करवा लो, हम लोग आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कर देंगे। बट परेशान नहीं होना है। एक चीज और जाते जाते देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे एकदम से उत्पन्न हो जाएंगे अभी यूट्यूब पे जिनको आप लोग जानते भी नहीं हो, और आप उनसे काउंसलिंग करा लोगे, पैसा दे दोगे, फिर आप मुझे फोन करोगे कि भैया वो तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उनका अब ऑफिस नहीं ढूंढ के मिल रहा है, मैं क्या करूं, कैसे पैसे लूं। कभी कभी मुझे फीलिंग आने लगती कि इससे अच्छा तो मैं आपका लीगल एडवाइजर बन जाता, तो मेरा ज्यादा जो मेरा फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट होता। इतनी क्वेरीज आई पिछले साल, अभी नीट की काउंसलिंग कराई, इतनी क्वेरी आई कि भैया वो मेरा पैसा ले गए, वो गायब हो गए। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ट्रस्टेबल बंदा खोजना है, जो ट्रस्ट हो, जिसकी एक वैल्यू और रेपो हो। ऐसा नहीं कि कोई भी अभी देखना जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई एकदम से नए नए लोग उत्पन्न होके आएंगे, आप उनको पैसा दे दोगे, गायब हो जाएंगे, फिर आप मेरे से पूछोगे भैया अब क्या करें। जाने कितने लोगों को जाने क्या क्या सलाह दे डाली। तो आप लोग इन सब चीजों में ध्यान देना जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें ये रहती है, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।